हे गाइस, वेलकम बैक टू जयजीत डिफेंस वॉरियर। मैं आपका अपना साथी अक्षित। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री एनडीए 2022। चलिए करते हैं बात। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके समझ में आ रही हो पढ़ाई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। चलिए चलते हैं। जैसा कि आपको देख रहा होगा बार बार, ये मैं आपको लोगो दिखाता हूँ, ये आपका एम है, आपको यहाँ तक जाना है। ओके, तो आज हम बात करेंगे द ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। जो अंग्रेज़ थे उनका भारत में किस तरह से उनका विकास हुआ, या किस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति को फैलावा दिया। ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका विकास कैसे हुआ। इन 1599 एन इंडियन कंपनी वाज फॉर्म्ड। An English company was formed by a group of merchants to trade with the East, known as Merchant Adventurers. It was given the permission and exclusive rights to trade with the East by the Queen in 1600. इसका कहने का मतलब है कि अंग्रेज 1599 में व्यापारियों का एक समूह, जिसे हम मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की और इसे सन 1600 में रानी द्वारा पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त हो गए थे। मुगल एम्परर जहांगीर gave Captain Hawkins the royal command to set up factories the western coast. Later, Sir Thomas Roy obtained the command to establish factory in all parts of Mughal Empire. इसका कहने का मतलब है कि जो शाहजहाँ जो थे, जहांगीर, मुगल एम्पायर, मुगल बादशाह जहांगीर जो थे, उन्होंने कप्तान हॉकिंस को एक शाही फरमान जारी किया कि वो पश्चिमी तट पर अपने कारखाने स्थापित कर सकते हैं, और बाद में वही फरमान सर थॉमस ने फैक्ट्री लगाने के लिए प्राप्त कर लिया। बॉम्बे पास्ड into the British hand as dowry given by the Portuguese. The British conflicts with the Dutch were settled by the giving up claims to Indonesia. जैसा कि हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि पुर्तगालियों ने अपनी बहन की शादी एक अंग्रेज़ से कर दी और उसे दहेज में अपने बॉम्बे दे दिया। अब डचों के साथ ब्रिटिश संघर्षों को इंडोनेशिया पर सभी दावों को छोड़कर सुलझा लिया था। दावे मतलब जो भी दावा वो कर रहे थे उनको सुलझा लिया गया था। एंड बात करते हैं द कंडीशन इन द साउथ वर अप्रिशिएट फॉर द इंग्लिश। दे स्टार्टेड फ्रॉम मद्रास बाय बिल्डिंग अ फोर्ट देयर called Fort St. George. The problems broke out when the English scared Hooghly and declared war on the emperor. They failed miserably. This was the first lesson they learned. From then on, they relied on flattery and humble enterprises, waiting for their chance. In 1698, Fort William was built and Calcutta was founded. Madras, Bombay, and Calcutta soon grew up to be new flourishing centers of trade. इसका कहने का मतलब है कि जब पुर्तगालियों बॉम्बे अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया था, जब पुर्तगालियों ने अपनी बहन की शादी की तो उन्हें दहेज के रूप में दे दिया गया था। अब जो साउथ की जो परिस्थितियां जो थीं वो अंग्रेज़ों के अनुकूल नहीं थी। अनुकूल का मतलब अंग्रेज़ वहाँ पे सेटल नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने ये सब मद्रास से शुरू किया। मद्रास में उन्होंने एक किले का निर्माण किया जिसे आज भी सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। अब समस्याएं तो तब शुरू हुई जब अंग्रेज़ों ने हुगली को बर्खास्त कर दिया, मतलब निकाल दिया, और सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और जब सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा हो गई तो वे बुरी तरह विफल रहे, और ये उनका जो था वो पहला सबक था। तब से वे अपने मौके की प्रतीक्षा में भाई कि वेट करते रहो,
और इसी बात पर मतलब विनती चलती रही, चापलूसी चलती रही और सन 1698 में फोर्ट विलियम का निर्माण हो गया और कलकत्ता की स्थापना हो गई। ठीक उसी टाइम मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जल्द ही व्यापार के फलते फूलते केंद्र बन गए। कहने का मतलब है कि बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता में अच्छा खासा अंग्रेज़ों का व्यापार होने लगा। अब व्यापार होने तक तो सही था, क्योंकि अंग्रेज खुद चाहते थे कि वो यहाँ पर व्यापार करें। व्यापार के बाद भी जब वो नहीं रुक रहे थे तो उनके लिए फिर बाद में हमारा आएगा अभी कि 1857 की क्रांति, उसके लिए किया गया था ये सब। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। The French under Dupleix, who had come to India by then, had already started interfering affairs of the local princes using their well-occupied army. In 1742, a war had broken out in Europe between France and England. इसका कहने का मतलब है कि जो डुप्लेक्स के अधीन जो फ्रांसीसी रहते थे, जो फ्रांस के लोग, वो उस समय तक भारत आ चुके थे। कब तक कि उन्होंने मतलब जब तक ये सब हुआ था, मद्रास, कलकत्ता और चेन्नई, बॉम्बे जब तक बने थे ये अच्छे खासे व्यापार के केंद्र, तब तक वो भारत आ चुके थे। उन्होंने अपनी सेना का उपयोग करके दूसरे राजकुमारों के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। हस्तक्षेप क्या होता है, मतलब किसी के काम में टांग अड़ाना, तो उन्होंने शुरू कर दिया। और 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध छिड़ गया। और ये कोई एक नई बात नहीं थी कि युद्ध छिड़ गया, आगे भी कई सारे युद्ध होंगे और हमें इन्हीं तरह के युद्धों को देखना है। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं, फॉलोइंग द डेथ ऑफ द निज़ाम इन 1748, हिज सन नासिर जंग टुक ओवर द क्राउन। ही वॉज चैलेंज्ड बाई मुजफ्फर जंग, अ ग्रैंडसन ऑफ निज़ाम। Similar situation were in the Karnataka, where Canada Sahib was conspiring against the Nawab Anwaruddin. The French took the sides of both the rebels and won both their claims for them, killing Anwaruddin and Nasir Jang. And the English naturally took the side of fallen under Mahmud Ali, a son of Anwaruddin. The wars were they won by the English side under the able generalship and cunning of the Robert Clive. Finally, the French recalled Dupleix from India according to their treaty. अब इसका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं। तो 1748 में जब निज़ाम की मृत्यु हो गई तो उनका एक बेटा था नासिर जंग, तो उसने उनको मतलब उसकी गद्दी पर शासन कर लिया। अब उनके निज़ाम जो थे, उनका एक पोता भी था, मुजफ्फर जंग ने उसको चुनौती दे दी। मतलब निज़ाम के बेटे को निज़ाम के पोते ने चुनौती दे दी। अब ठीक ऐसे ही हालात भाई कर्नाटक में भी थे, जहां चंदा साहब नवाब अनवारुद्दीन के खिलाफ साजिश कर रहे थे। फ्रांसीसी के दोनों विद्रोही पक्ष का लिया उन्होंने, दोनों ने विद्रोहियों का पक्ष लिया और उनके लिए दोनों का दावों को जीत लिया। अब क्या हुआ, अनवारुद्दीन जो थे और अनवारुद्दीन और नासिर जंग की हत्या कर दी गई उसी टाइम। ठीक, अनवारुद्दीन के पुत्र जो थे महमूद अली, वो अंग्रेज़ों के स्वाभाविक रूप के पतन का पक्ष लिया और जो थे रॉबर्ट क्लाइव ने जनरलशिप करके अंग्रेजी पक्ष के युद्ध जीते। और अंत में फ्रांसीसी ने सन 1754 में अपनी संधि के अनुसार भारत को डुप्लेक्स वापस बुला लिया। अब ये दे रखा है सन 1754, लेटर इन 760 द फ्रेंच वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द बैटल ऑफ वेंडीवॉस, दस बिकेन दे रिमाइंडेड द सोल मास्टर ऑफ इंडिया। जस्ट 1 मिनट। इसका कहने का मतलब है कि 1760 में जब बॉडी वॉश की जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो फ्रांस के लोग थे पूरी तरह से नष्ट हो गए और अंग्रेज इसी प्रकार एकमात्र स्वामी बने रहे भारत के। मतलब उन्होंने अब भारत पे पूर्णतया कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। द फरमान ग्रांटेड टू द ब्रिटिश बाय द एम्परर enabled them to conduct free trade in Bengal. Neither did they
have to pay districts for the movement of such goods. However, these were misused by the company's servants, and these meant the loss of revenue for Bengal. In 1756 the grants of अलीवर्दी खान, ये नाम आप याद रखिएगा, ये काफ़ी नाम पूछा जाता है. द फ्रांस ऑफ अलवर्दी खान, सिराज उद्दौला come to the throne. He demanded the English that they should trade on the same basis as the Indian merchants. इसका कहने का मतलब है कि जब बादशाह द्वारा अंग्रेज़ों को फरमान दे दिया गया था बंगाल में मुक्त व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने ऐसे सामानों की आवाजाही के लिए दस्तक देनी पड़ती थी. कैसे सामान कि इनका कंपनी के नौकर तो दुरुपयोग कर रहे थे उस टाइम, और इसका मतलब था कि बंगाल के राजस्व को नुकसान हो रहा था. अब क्या हुआ 1756 में, अब क्या हुआ जब सिराजुद्दौला कम टू थ्रोन. चलिए अब मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ. स्टोरी के तहत मैं आपको समझाना चाहूँगा. तो चलिएगा चलते हैं हम पहले बेसिस ऑफ द, यहीं से मैं आप पूरी स्टोरी सुनाता हूँ आपकी कि हुआ असल में हुआ क्या था उस टाइम. कि अनवारुद्दीन के खिलाफ जब साजिश कर रहे थे तो दोनों पक्षों को जीत लिया. रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने सभी युद्ध जीत लिए अंग्रेज़ों के साथ रह के. अब बादशाह जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए फरमान जारी किया था कि आप कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं, मतलब फैक्ट्री बना सकते हैं. अब उसमें क्या हुआ कि जो नौकर थे उसका दुरुपयोग कर रहे थे, मतलब कि बंगाल के राजस्व को नुकसान हो रहा था. तो सन 1756 में अलीवर्दी खान के पोते सिराजुद्दौला गद्दी पर आ गए. उन्होंने अंग्रेज़ों से मांग की कि वे भारतीय व्यापारियों के सामान से ही व्यापार करें, मतलब अब वे भारतीयों के लिए बीच में जड़ ना बने, केवल सामान खरीदना उससे व्यापार करें. और जब अंग्रेज़ों ने मना कर दिया तो उन्होंने अपनी दुर्गों को मजबूत किया. तो मामलों ने बदतर के लिए एक मोड़ ले लिया, और इसके कारण सन 1757 में प्लासी की लड़ाई हो गई, जिसमें सिराजुद्दौला को मीर जाफर और राय दुर्लभ को धोखे से पराजित किया गया, और इससे अंग्रेज़ों को अपार प्रतिष्ठा और राजस्व प्राप्त हुआ. कहने का मतलब है जब सिराजुद्दौला और मीर जाफर को, राय दुर्लभ को धोखे से परास्त कर दिया गया बैटल ऑफ प्लासी में इन 1757 में, ये दिख रहा है आपको, तो अंग्रेज़ों को इससे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, रेवेन्यू प्राप्त हुआ. अब आगे क्या होता है आगे देखते हैं हम. अब मैं आपको पीडीएफ के साथ ही पढ़ाना चाहूँगा. लेटर व्हेन मीर जाफर कुड नॉट कीप अप with the tribute promised to the British, they installed Mir Qasim on the throne. He was clever and knew that both revenue and army was required to stand against the British, and finally he avoids all the duties of international trade. They injured the British and they defeated Mir Qasim in the Battle of Buxar in 1764. कहने का मतलब है कि जब बाद में मीर जाफर अंग्रेज़ों को दी गई श्रद्धांजलि को पूरा नहीं कर सके, इसका मतलब है कि जब उन्होंने मतलब प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं कर सके, तो उन्होंने मीर कासिम को गद्दी पर बिठाल दिया. मीर जाफ़र को हटा दिया, मीर कासिम को गद्दी पर बिठाल दिया. लेकिन मीर कासिम वो चतुर था, जानता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने के लिए पैसा भी ज़रूरी है और सेना दोनों ज़रूरी है. और एट लास्ट एंड या फाइनली उसने क्या किया, आंतरिक व्यापार पर सभी शुल्कों को समाप्त कर दिया, और इससे अंग्रेज नाराज हो गए. आंतरिक शुल्क का मतलब है किसी से भी टैक्स, मतलब जो टैक्स लिया जाता था वो मना कर दिया उसने, और इससे अंग्रेज हो गए नाराज. और उन्होंने सन 1764 में बक्सर की लड़ाई में, बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, मीर कासिम को भी हरा दिया. यानी कि कहने का मतलब है कि अंग्रेज पहले काम करा रहे थे सबसे, और जब कोई उनके अगेंस्ट जा रहा था तो उसको युद्ध करके हरा रहे थे. अब बात आती है कि how did the British who came to India for trade become the rulers of territories. कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश या जो अंग्रेज भारत में ट्रेड करने के लिए आए थे केवल, वो रूलर कैसे बन गए. सोचने वाली बात है. In 1600 the East Indian Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth, granting it the sole right to trade with the East. कि जो पहली नदी, कहने का मतलब है कि वो कैसे बन गए, मतलब
सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था, हाँ। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ ग्रेटिंग इन द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी, से एक चार्टर हासिल कर लिया। चार्टर मतलब एक कोई भी एक्ट या उनसे एक सिग्नेचर करवा लिए, जिसमें उससे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार मिल गया। उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया कि वो पूर्व के साथ व्यापार कर सकती है। देन ऑनवर्ड्स नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कंप्लीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर उसके बाद कोई अन्य समूह नहीं था जो व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा सके हैं। हाउएवर द रॉयल चार्टर डिड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। फिर चाहे कोई भी शाही चार्टर या कुछ भी ने यूरोपीय शक्ति पूर्वी बाज़ारों में प्रवेश नहीं करने दिया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने फिर सबको मना कर दिया कि अब यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, आएगा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा। एंड द पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, हैड देयर वेस इन द डच टू वेरी एक्सप्लोरिंग द possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर पहले से ही अपने बेस कैंप बना रखे थे, और डचों ने भी उनके आधार पर ही हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाश की थी उस टाइम, और इसी बात को लेके फ्रांस भी उसी जगह पर पहुंच गए। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड in buying the same thing, so the only way to trending companies could flourish was by eliminating rival competitors. The or secure markets therefore led to fierce battles between the trending companies. अब जब सब लोग एक ही चीज़ को लेने के लिए जाएंगे तो भाई क्या होगा, लड़ाई होगी, जाहिर सी बात है वहाँ पर। ठीक है, समस्या ये थी कि सभी कंपनियाँ एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी, इसलिए जो व्यापारिक का तरीका था वो प्रतिस्पर्धा, मतलब कि कोई हमसे जल रहा उसको ख़त्म करना था। बाज़ारों को सुरक्षित करने की इच्छा भी थी, और फिर जब ये इच्छा थी तो वहाँ पर एक लड़ाई को जन्म मिला। द ट्रेड वॉज कैरिड विद द आर्म्स एंड ट्रेंडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू नोटिफिकेशन। अब क्या हुआ, जब लड़ाई को जन्म मिल गया तो हथियारों का व्यापार किया जाता था वहाँ पर, किलेबंदी के माध्यम से चौकियों की रक्षा की जाती थी। तो ये सब अब वहाँ पर होने लगा था। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आज इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस टू ट्रेड इन बंगाल, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार करना शुरू किया। अब क्या रीज़न थे या क्या सिचुएशन थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार करना शुरू कर दिया, तो आज हम वो जानेंगे। द फर्स्ट रीज़न, the first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651। कहने का मतलब है जो पहली अंग्रेजी फैक्ट्री थी जो हुगली नदी के तट पर बनाई गई थी सन 1651 में, ये एक रीज़न था। By 1696 it began building a fort around a settlement near the factory where merchants and traders, कि 1696 तक इस कारखाने के पास को काफ़ी सारे किले भी बन गए थे, जहाँ व्यापारी रहा करते थे, मुग़ल एम्परर रहा करते थे। एंड द कंपनी परसुएडेड द मुग़ल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी टू द राइट टू ट्रेड ऑफ ड्यूटी फ्री। कंपनी ने मुग़ल बादशाह औरंगजेब को एक फरमान जारी कर दिया जिससे कंपनी को कोई टैक्स ना देना पड़े, ऐसा कोई अधिकार उन्हें मिल जाए। लेकिन ऐसा होना मुश्किल था, लेकिन देखेंगे होगा क्या। अब क्या, औरंगजेब फरमान हैज़ ग्रांटेड ओनली द कंपनी टू द राइट ऑफ ट्रेड ड्यूटी फ्री। द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। हाउएवर, अब ये कहने का क्या मतलब है कि जब उन्होंने एक फरमान जारी किया कि सर हमको अब शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दीजिए, तो औरंगजेब ने उस कंपनी को, केवल कंपनी को शुल्क मुक्त, मतलब कि अब उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अधिकार दे दिया। कंपनी के अधिकारी जो थे, जो किनारे से निजी व्यापार मतलब प्राइवेट, अब आप जानते हैं जैसे रिश्वत चलती है, ठीक वैसे ही जो कर रहे थे उनसे शुल्क भुगतान करने की उम्मीद की गई थी।
अब जब कर ही नहीं मिल रहा था, कोई टैक्स ही नहीं मिल रहा था, टैक्स फ्री चल रहे थे, तो जिससे बंगाल को भाई फिर बहुत नुकसान झेलना पड़ा उसके कर में। विथ पेइंग टैक्सेस कॉजिंग एन एनमरस लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, यही चलते चलते विदाउट पेइंग टैक्सेस, जब टैक्स नहीं बनना जा रहा था तो बंगाल को राजस्व का भारी नुकसान सहना पड़ा। एंड दिस बिहेवियर लेड टू अ प्रोटेस्ट बाय द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान। और इसी बात को लेकर, इसी व्यवहार के कारण बंगाल के नवाब जो थे मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध कर दिया। अब देखिए, जब विरोध होगा तो वहाँ लड़ाई होनी निश्चित है। हाउ टू ट्रेड लेड टू बैटल्स, कि व्यापार लड़ाइयों का कारण कैसे बन गया। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल मैनी सक्सेसर स्टेट इमर्ज। हम पहले ही देख चुके हैं कि मुगल शासन के पतन के साथ कई उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at the time। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अपनी शक्ति और सत्ता का दावा कर दिया। जैसे अभी पीछे क्या हुआ था, किसी को भी मारकर अब उससे कह दो कि ये ज़मीन या मेरी है, तो ऐसे ही इन्होंने किया था, अपना दावा कर दिया था, जैसा कि उस समय अन्य क्षेत्रीय शक्तियां कर रही थी। मतलब और जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी सेम ऐसा ही कर रहे थे। नवाब्स रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांड लार्ज ट्राइब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू mint coins and stop it for extending it fortifications। अब जब नवाब ने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया, अब कोई भी आपको रियायत नहीं मिलेगी, रियायत मतलब छूट नहीं मिलेगी, तो कंपनी के लिए अधिकार के लिए एक बड़ी ही ज़्यादा राइट की ट्रेड की गई, डिनाइड मतलब मांगा गया कि हमको कुछ मिल जाए। अब सिक्कों की टकसाल किसी भी अधिकार से मना कर रही थी, ये सब मना कर रही थी। एंड स्टॉप डेट फॉर एक्सपेंडेड इट फोर्टिफिकेशन, और इसके विस्तार करने से इसको रोक दिया गया, किलेबंदी का विस्तार करने से इसको रोक दिया गया। फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। इट वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड it had to enlarge its settlements, buy up blazes and rebuild its forts। अब जब किलेबंदी का विस्तार तो रोक दिया गया था, कंपनी ने अपनी ओर से घोषणा की कि व्यापार तभी फूलेगा या व्यापार तभी बढ़ेगा जब कर्तव्यों को हटा दिया जाएगा। या ये भी आश्वस्त था कि व्यापार का विस्तार करने के लिए उसे अपनी बस्तियों का विस्तार भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि गाँव को खरीदना पड़ेगा और अपने किलों का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। एंड द कॉन्फ्लिक्टेड लेड टू कॉन्फॉर्चुन्स एंड फाइनली क्लम्बेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। और संघर्षों के कारण, टकराव के कारण अंत में एक युद्ध हुआ जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ठीक इसी वजह से अंग्रेज आगे डेवलप होते गए आगे फिर, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों की डेवलपिंग पर जैसे एक अंकुश सा लग गया। अब बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। अगली क्लास में हम बात करेंगे बिल्कुल बैटल ऑफ प्लासी की, बैटल ऑफ प्लासी है क्या। उसके बाद में अगली क्लास में हम बात करेंगे बैटल ऑफ कर्नाटिक वॉर। कर्नाटिक वॉर क्या थे, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर क्या थे। जी हाँ बिल्कुल। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जयजीत डिफेंस वॉरियर टेलीग्राम का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद,